गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को भारतीय रेलवे में, इंडियन रेलवे में जो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होते हैं, जो प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जो लोग डी ग्रुप से, पॉइंट्समैन से या गैंगमैन से जो भी प्रमोट होते हैं, डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देते हैं, उसमें हिंदी राजभाषा के जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जुड़े रहे मेरे इस वीडियो के साथ। जैसे देखिए, मान लो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उसका 10%, मान लो 100 आए, 100 क्वेश्चन का पेपर है आपका क्वेश्चन पेपर, तो उसका 10% मीन 100 का 10% कितना हुआ? 10। तो 10 क्वेश्चन 10% हिंदी राजभाषा के आएंगे, 10% हिंदी राजभाषा के आएंगे। अगर मान लो आपका 150 का पेपर है, 150 क्वेश्चन का 150 ही नंबर का है, तो इसका 10%, 150 का 10% कितना हुआ? 15। तो मीन्स इसके 15 क्वेश्चन आपके हिंदी राजभाषा से रिलेटेड आएंगे, जो एक ग्रेस मार्क्स है। मीन्स 10 नंबर अगर आप हिंदी के ले लेते हो तो आपके 90 नंबर में से आपको अपना कंपटीशन फाइट करना है। अच्छा, अब कैसे होगा? मान लो ये 100 नंबर का आपका एग्जाम था, हर क्वेश्चन 1 नंबर का था, मतलब 100 मार्क्स का हुआ और 100 ही आपके क्वेश्चन में, 10% मतलब 10 क्वेश्चन हो गया, 100 ऑलरेडी थे आपके, 10 ये, तो टोटल तो 110 हो गए। और नंबर तो कितना, पेपर तो 100 का ही है, 100 ही नंबर आएंगे, 110 तो आएंगे नहीं। तो क्या है इसमें, जैसे 100 का आपका ये है सब्जेक्ट का, और उसके बाद 10 नंबर आपके हिंदी राजभाषा के, तो इन दोनों में से मिलाकर आपको 100 ही क्वेश्चन करने हैं। 110 टोटल हो गए क्वेश्चन, पर आपको 100 ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आप 110 के 110 सोल्व कर दिए तो आपके काउंट जो पहले 100 हैं वही काउंट किए जाएंगे, 110 कर दिए तो। और अगर आपने 100 ही किए हैं तो आपके 100 के 100 काउंट किए जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन आपको हिंदी राजभाषा के दिए जाते हैं, जो बहुत ही इजी रहते हैं और आपको मेरिट लाने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए आप 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हो गए। आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, मान लो आप स्टेशन मास्टर का दे रहे हैं, या जूनियर इंजीनियर का दे रहे हैं, या एटीएनएल कंट्रोल का दे रहे हैं, मूवमेंट इंस्पेक्टर का दे रहे हैं, या गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर का दे रहे हैं, या सिग्नल विभाग में भी होता है जेई का जूनियर इंजीनियर, एमसीएफ उसका दे रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें 10% जितने का पेपर है, 100 का पेपर है, तो उसका 10% 110 का पेपर बन जाएगा, 10 क्वेश्चन उसके आएंगे। अब 100 आपके सब्जेक्ट के हो गए, 10 आपके हिंदी के हो गए, टोटल मिला के 110 हो गए, पर आपको करने इसमें से 100 ही है। अगर आपको मान लो सबको किसी को 110 में से 110 आता है, तो 110 भी अगर वो करेगा ना, तो जो पहले 100 हैं वही डिपार्टमेंट द्वारा, एग्जामिन द्वारा चेकआउट किया जाएगा, 100 क्वेश्चन ही। तो ये आप 10 क्वेश्चन हिंदी के इसमें मिला के कर सकते हो। हिंदी एक राजभाषा के इजी टॉपिक है। मैं आपको मुश्किल से 20 से 25 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा, जिसमें 99% 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। जो आपका 10 नंबर का हिंदी का आएगा, उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ 99%। और हो सकता है 10 के 10 भी आ जाए, 100% भी हो जाए। इसलिए मैं इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रेलवे के जो डिपार्टमेंट हैं, विभागीय परीक्षा है, उसी में काम आएगा, बाकी जनरल पब्लिक के लिए कोई इसके इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर भी अपनी हिंदी राजभाषा के रिलेटिव है, तो सब लोग इसकी नॉलेज रख सकते हैं। चलो अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत संघ, जो भारत है अपना देश है, इंडिया का क्वेश्चन आएगा। संघ की भाषा क्या है? अब हिंदी सबको पता है, हमारे संघ की भाषा क्या है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। और वो किस लिपि में लिखा गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत संघ की भाषा
तो हिंदी है, ये तो सबको पता है, पर वो किस लिपि में लिखा गया है? तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में लिखा गया है? जो संघ की भाषा है वो किस स्क्रिप्ट में है? तो वो देवनागरी में है। अब कई लोग सोचेंगे ये संघ की भाषा हिंदी है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी ना क्वेश्चन पूछते होंगे। देखो पेपर जो सेट होता है ना, वो इसी कुछ उसके भी रूल्स रहते हैं कि इतना परसेंट इजी रहेगा, इतना परसेंट मीडियम रहेगा और इतना परसेंट एवरेज रहेगा। तो इजी में ये पूछ सकता है और बहुत बार पूछा हुआ है। जो लोगों ने पहले दिया होगा डिपार्टमेंटली एग्जाम, उन लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। संघ की भाषा क्या है? इतना इजी, हिंदी है। और ये क्वेश्चन किस, जो संघ की भाषा तो हिंदी हो गया, और वो किस लिपि में है, किस स्क्रिप्ट में है? तो वो देवनागरी। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आता है। जो लोग डिपार्टमेंट एग्जाम देते रहते हैं उन लोगों को पता भी होगा कि संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है। कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हिंदी जो राजभाषा का जो प्रावधान है वो किस पार्ट में है, किस भाग में है? तो उसका आंसर होगा 17वें भाग में है, 17 पार्ट में। अच्छा, इसके बाद इसी की इंपॉर्टेंस देखिए। उसके बाद ये कब पास किया गया? जो भी संसद में कोई भी आप ले जाते हो किसी भी प्रकार का प्रावधान, तो वो पास होना पड़ता है उसको, ऐसे ही नहीं है। उसको कब पास किया गया वो? तो वो पास किया गया 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 पूरी डेट पूछे तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949। अच्छा, जिस दिन अपनाया गया, अब कई क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और निकल रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो जब अपनाया गया था 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर को ही मनाया जाएगा। तो जो हिंदी दिवस है, जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है इंडिया का, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है, कभी क्वेश्चन को और टफ करने के लिए, कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो गया 10 जनवरी। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाएगा। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है जो हमारा इंडिया का है, उसमें 14 सितंबर को मनाया जाएगा। अभी कई बार ये पूछ लेता है हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, सीधा 14 सितंबर या राष्ट्रीय हिंदी दिवस या भारत में हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर। जब वो अंतर्राष्ट्रीय शब्द डालेगा, इंटरनेशनल हिंदी डे, तब आपको 10 जनवरी करना है। ये देखो, अभी एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हो गए। संविधान के किस भाग में राजभाषा मतलब हिंदी का प्रावधान है? वो 17वें में। वो कब पास हुआ? 14 सितंबर 1949। और इसी दिन को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, 14 सितंबर 1949 को। तो हिंदी दिवस भी उसी दिन बनेगा। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस इंटरनेशनल, वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और निकलता है कि जब राजभाषा के रूप में हिंदी को अपना लिया गया 17th पार्ट में, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे? तो 9। एक ये क्वेश्चन बन गया कि कितने आर्टिकल थे? 9 आर्टिकल। और वो कहां से कहां तक थे? 343 से 351 तक। जो 9 आर्टिकल बनाए गए वो 343 से 351 तक है। 9 के 9, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351। 9 आर्टिकल ये हो गए, 9 के 9। कई बार पूछ लेता है, जनरली तो यही पूछता है कि कितने आर्टिकल थे उसमें 17th पार्ट में कितने आर्टिकल, कितने अनुच्छेद हैं? तो 9 अनुच्छेद हैं। सीधा सीधा याद रखना है 9। कई बार पूछ लेता है कहां से कहां तक है, कौन से। जब बहुत ही ज्यादा टफ बनाएगा क्वेश्चन को तब पूछता है, तो बता देना है 343 से 351 तक। उसके बाद जब हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, ये ज्यादातर तो ऑफिसर लेवल का जो एओम वगैरह, एईएन जो आपका एपीओ उनके लेवल का है। फिर भी कभी पूछ ले किसी एग्जाम में, मान लो और क्वेश्चन बहुत इजी रह गए और 1-2 क्वेश्चन हार्ड बनाना है, तो पूछ सकता है कि जब राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, तो वो जो अनुच्छेद है उसमें किस में लिखा है?
तो 343 का एक, जो 343 जो पहला ही अनुच्छेद है, पहला ही आर्टिकल है, उसके भाग 1 में आर्टिकल 343 के सब जो सब पार्ट बोलते हो आप, उसके भाग 1 में लिखा गया है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसी में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसमें से एक क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन में से जरूर आएगा, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इनमें से हिंदी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? 70वें भाग में। वो कब पास हुआ? 14 सितंबर 1949 को। जिस दिन पास हुआ उसी दिन राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग आता ही है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई बार ये पूछ लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो वो 10 जनवरी को। उसके बाद जो 70वें भाग ऐसे पूछ लेता है, राजभाषा का जो संविधान के 70वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं? तो 70वें भाग में 9 आर्टिकल हैं, 9 आर्टिकल्स हैं। वो कई बार ये पूछ लेता है कौन कौन से हैं, कितने नंबरिंग से है? तो 343 से लेकर कंटिन्यूअस 351 तक 9। उसके बाद कई बार बहुत ही टफ एग्जाम या ज्यादा जो हाई लेवल के एग्जाम है उसमें पूछ लेता है कि जो राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में लिखा है? तो वो अनुच्छेद 343 के भाग नंबर 1 में। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपको बताऊंगा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, मतलब कितनी भाषाएं लिस्टेड हैं? तो वो है 22 एट प्रेजेंट। अभी जो हाल फिलहाल वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का वर्णन है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। ये पूछ सकता है 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में कितनी भाषाएं इंडिया में बोली जाती है, कितनी भाषाओं का वर्णन है, कितनी भाषाएं इनलिस्टेड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? वो तो होगी 22, सबको पता भी होगा लगभग। इसमें क्वेश्चन को घुमा सकता है। क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा कि 8th अनुसूची में पहले जब इनिशियल प्रारंभ में जब कितनी भाषाएं थी? इनिशियल में 8वीं अनुसूची के अनुसार पहले प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? तो वो कितनी भाषाएं थी? 14 पहले जब 8वीं अनुसूची आई थी तो उसमें 14 भाषाओं का वर्णन था। अभी जो 8% है, बाद में बहुत से अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। 8% वर्तमान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो वो कितनी है? 22। इनिशियल में कितनी थी? पहले प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी थी? 14। अच्छा, भाई फिर इसमें क्वेश्चन को और घुमाना चाहे तो कैसे घुमा सकता है कि कौन सी फॉरेन लैंग्वेज, मतलब विदेशी या प्रादेशिक कौन सी फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड की गई थी 8th अनुसूची में? कौन सी इंक्लूड की गई है? तो वो कौन सी है? नेपाली। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, ये आप लोगों को भी पता होगा कि जो 8वीं अनुसूची में फॉरेन लैंग्वेज जो इंक्लूड की गई है वो कौन सी है? नेपाली। एक ये जनरल क्वेश्चन, ये भी बहुत से क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है, डिपार्टमेंटली एग्जाम में पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश की भाषा क्या है? तो ये ध्यान रखना, इंग्लिश। ये एक्सेप्शनल केस है कि अरुणाचल प्रदेश की भाषा क्या है, राजभाषा क्या है वहां की? तो वहां की भाषा कैसी है? राज्य की भाषा इंग्लिश, अंग्रेजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक या दो जरूर आएंगे, 2 नहीं तो 1 तो 100% ही आएगा। देखिए क्या है ये। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का गठन कब हुआ? मीन्स कब बना हो? कोई भी चीज का, कोई भी बॉडी का पहले गठन होता है, मीन्स पहले उसके तैयार किया जाता है, उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, हिंदी में आधिकारिक भाषा अधिनियम का गठन कब हुआ? तो उसका गठन हुआ था 1963। अच्छा, ये पास कब हुआ? कोई बॉडी का 1963 में तो गठन किया गया था, वो पास कब हुआ?
वो पास हुआ 10 मई 1963 में। ये डेट बहुत बार पूछ लेता है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, आधिकारिक भाषा अधिनियम है, वो पास किस डेट को हुआ था। तो किस डेट को पास हुआ था? 10 मई 1963। गठन कब किया था? 1963। कई बार ये नहीं पूछता, ये पूछ लेता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब पास हुआ, तो डेट वगैरह नहीं पूछे, सीधी ये दे रखी हो सन वगैरह, सन दे रखी हो ओनली, तो 1963, 1965, 70, 80 जो भी, तो उसमें 1963 सीधा इसी पे आपको टिक कर देना है। डेट पूछे कि महीना और तारीख, तो 10 मई 1963 में ये पास किया गया था। अच्छा, फिर पास तो हो गया, जैसे कोई भी बिल पास होता है पहले तो पास हो जाता है, फिर वो कार्य प्रणाली में कब आता है, इफेक्ट कब होता है उसका, तो इसका 1963 में लैंग्वेज एक्ट का गठन हुआ, मीन्स पास हुआ ये मान लीजिए। उसके बाद इफेक्ट वो कार्य प्रणाली में कब से आया, तो 1965 1965 को वो कार्य प्रणाली में आया। उसके बाद एक और जब क्वेश्चन को हार्ड बना सकता है तो इसी में पूछ लेगा, ये जो 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था, ये इसमें अमेंडमेंट कब किया गया, जो उसमें अमेंडमेंट हुआ था वो कब किया गया, तो उसका अमेंडमेंट किया गया था 1967 में। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, सुधार, कुछ कमी रह गई होगी उस समय, तो उसका सुधार कब हुआ था? 1967 में, 1967। ध्यान ये रखना है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का गठन या कब पास हुआ था, तो 1963 में। उसके बाद वो कार्य प्रणाली में इफेक्टेड, कब से इफेक्ट में आया, तो 1965 में। अच्छा, उसके बाद उसका कब अमेंडमेंट, कब संशोधन किया गया, तो 1967 में। ऐसे भी याद रख सकते हैं, मान लो एक डेट याद है 1963, तो 2 साल बाद 1965, उसके 2 साल बाद 1967, ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, 100%। इसके बाद ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राजभाषा नियम, राजभाषा नियम, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कब पारित किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कब पारित किया गया, तो उसका आंसर आएगा 1976। 1976 ईस्वी में ऑफिशियल राजभाषा नियम पारित किया गया था, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका 1976 में पारित किया गया था। इसमें भी अगर और क्वेश्चन को हार्ड बनाता है, जैसे एवं के क्वेश्चन में पूछ लेता है एईएन के में कि इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था, इसमें अमेंडमेंट कब हुआ था, इसका संशोधन कब हुआ था। राजभाषा नियम पारित हुआ था 1976 में, उसके बाद उसमें 1976 में संशोधन कब हुआ, तो उसमें हुआ था 1987 में पहला संशोधन। उसके बाद भी बहुत से संशोधन हुए हैं, इतना डीपली हमको नहीं जाना है, हमें ओनली एग्जाम क्रैक करना है, इतना थोरोली पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चीजें भी तो बहुत पढ़नी है, सब्जेक्टिव और भी बहुत पीछे रह गया, ये 10 नंबर के लिए इतना डाउट में, बाद में भी अमेंडमेंट होंगे, बाद में भी कमेटियां बनी होंगी, पर मेन जो है वो यही है, राजभाषा नियम कब पारित किया गया, तो 1976 में। अमेंडमेंट पहला संशोधन कब हुआ, तो 1987 में। ये इसमें से आपको मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, भले ही आप स्टेशन मास्टर, गार्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एक तो जरूर पूछा जाएगा, और आप लोगों को इसके बारे में मैं समझाता हूँ। राजभाषा, जो हमारी राजभाषा है, उसको पूरे देश में प्रचार प्रसार की दृष्टि से, या ये देख लीजिए क्षेत्रीय दृष्टि से, कितने भागों में विभाजित किया गया है। राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। राजभाषा को मतलब हिंदी को, या जो अलग अलग भाषाएं हैं उनके अनुसार पूरे देश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बात ध्यान रखनी, कितने पार्टों में राजभाषा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, 3 में। अब कई बार ये पूछ लेता है, जो 3 भागों, कई बार क्वेश्चन ये पूछेगा 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो कौन कौन से हैं, तो वो कौन कौन से हैं, ABC, इसमें वो डाल देगा ABC, XYZ, PQR, RST, जो भी। तो आपको ध्यान रखना है ABC जो वर्गीकृत किया जाएगा 3 भागों में, वो 3 भाग कौन से हैं, ABC।
ये हो गया। इसके बाद भी क्वेश्चन को और एडवांस और एवरेज बनाने के लिए कैसे पूछ सकता है कि जो ए बी सी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो ए पार्ट में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं, कौन कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है, बी में कौन कौन से हैं, सी में कौन कौन से हैं। तो देखिए ए में कौन कौन से राज्य हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब ए भाग में हैं। ए पार्ट में कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये समझ लीजिए, मान लो ये इंडिया का मैप है, ये थोड़ा बनाया है इस टाइप का। इसमें ज्यादातर ये बेल्ट है ना जो हमारी नॉर्दर्न वाली, ये ज्यादातर इसी में है, इस साइड ऐसी वाली बेल्ट है, ये सब इसमें ए में आती है। यूपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अच्छा, इसके बाद पूछ लेता है केंद्र शासित प्रदेश। ये जो डिवाइड किया गया है ए भाग में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं, तो उसमें अंडमान निकोबार और दिल्ली और अंडमान निकोबार ये ए में है। अब इसमें एक शॉर्टकट यूज हो सकता है कि जैसे ये अपना नॉर्दर्न में आ रहा है ए भाग, ये मान लो आप ये नॉर्दर्न एरिया के लिए है, तो इसमें यूपी तो यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आ गया, तो दिल्ली उससे दूर थोड़ी ना जाएगा, तो दिल्ली तो उसी में होगा। तो इसी में ए भाग में यूनियन टेरिटरी में क्या आ गया, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली आ गया। अच्छा, ए फॉर ये ए भाग में बन रहा है, तो ए फॉर अंडमान और ए फॉर ए एरिया में, ए से ए ऐसे याद रख सकते हो कि वर्गीकृत किए गए भाग ए में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आएगा, तो ए से कौन सा स्टार्ट होता है, ए से अंडमान एंड निकोबार। तो ये ऐसे एक याद रखने का तरीका हो गया, ए से अंडमान निकोबार और ए एरिया, ए जोन अंडमान, और दूसरा दिल्ली। अंडमान निकोबार और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ए भाग में आते हैं। अब ए में यूपी, ज्यादातर अपने नॉर्दर्न वाले हैं ना जो लोग रहते हैं, उनको पता है सब इंडिया के जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल ऑर्डर में सबको पता है। तो जब यूपी, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो दिल्ली उनसे दूर थोड़ी ना होगा, तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आ गया। बाकी ये 6-7 राज्य हो गए, ये आप याद कर लीजिए, आप 1-2 बार इनको पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। अब इसके बाद बी, जो बी क्षेत्र है, बी जो एरिया है उसमें कौन कौन सा आता है, बी में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। अब महाराष्ट्र और गुजरात तो जुड़े हुए ही हैं, तो बी में कौन कौन से हो गए, महाराष्ट्र और गुजरात, और तीसरा पंजाब। जैसे ये अपना ये यहाँ पे मान लो ये गुजरात एरिया है, ये महाराष्ट्र है, ये दोनों तो साथ साथ है, दोनों भाई हैं, ये दोनों हो गए, और तीसरा इनका पंजाब हो गया, चंडीगढ़ वाला एरिया। अभी इसमें भी पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आते हैं, तो इसमें चंडीगढ़, पंजाब है, तो आप ये याद रखो कि बी में पूछ ले तो चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर। अब ये गुजराती एरिया है, इधर का है अपना महाराष्ट्र एरिया, ये जो कोस्टल एरिया है, तो इसी में ये अपनी है ना, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, तो ये बी में आएंगी। बी में राज्य पूछे कौन कौन से राज्य आते हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। और अगर इसमें पूछे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी आएगी, तो चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर। अब इसको याद रखने का एक ऐसा भी तरीका है, जैसे बी है, ये बी क्षेत्र में वर्गीकृत है, तो बी के बाद क्या आता है, सी, तो बी के बाद सी, तो सी चंडीगढ़, सी के बाद डी दमन एंड दीव, ये दोनों तो सेम ही है। ज्यादातर दादर नगर ये तो खत्म सा ही हो गया, दमन दीव और चंडीगढ़ ये आप याद रखो। तो बी के बाद क्या आता है, सी और डी, तो सी से चंडीगढ़, डी से दमन एंड दीव। उसके बाद लास्ट सी, क्षेत्र सी में कौन कौन सा आता है, जितने भी, और इन सब को छोड़कर जितने भी राज्य बच गए वो सब सी में आएंगे। ज्यादातर इसमें सदर्न है, कर्नाटका, केरला, जम्मू भी है इसमें, जो भी एरिया इन राज्यों को छोड़कर बच गए वो सब सी में आते हैं। अब इसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है, यूनियन टेरिटरी कौन सी आती है, तो वो आती है पुडुचेरी, पांडिचेरी और लक्षद्वीप।
पांडिचेरी, क्योंकि ये ज्यादा देखो सी पार्ट ज्यादातर ये है सदर्न वाला है, तो पांडिचेरी किधर है, साउथ साइड ही है। लक्षद्वीप का है वो भी इधर ये साउथ साइड, तो वो दोनों यूनियन टेरिटरीज इसमें होंगी। ये ध्यान रखिए, इसमें एक दो बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। ए और बी के आप राज्य याद कर लीजिए, राज्य और ये यूनियन टेरिटरी, उसके बाद जो बच गया वो सब सी में, ऐसा याद रखो। ये याद रखने का इजी तरीका है। ए में मैंने एक क्लू बता दिया आपको, ज्यादातर ये नॉर्दर्न पार्ट है अपना, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अब इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन से होंगे, तो ए से अंडमान निकोबार और दिल्ली। अब ये सारा एरिया हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान वाला एरिया तो दिल्ली इनके पास ही है, तो दिल्ली सी में आएगी, तो ए में दिल्ली होगी। अब बी में याद रखिए, बी में ज्यादातर कोस्टल एरिया है, जो बी जोन है उसमें कोस्टल एरिया है, तो बी में महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। पंजाब एक अलग रह गया, बाकी महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जुड़े हुए हैं। और जब महाराष्ट्र और गुजरात जुड़े हुए हैं तो इनके साथ साथ कौन सी यूनियन टेरिटरी लगती है अपनी, एक तो अपने ये लगती है दमन दीव, सब लोग घूमने भी जाते हो यहाँ पे, और ये दादर नगर हवेली वो ज्यादातर पूछते नहीं तो वेस्टेज है, और एक चंडीगढ़। जब इसमें बी में पंजाब राज्य जुड़ा हुआ है तो इसमें चंडीगढ़ भी होगा। इसके बाद सी, इसमें भी बी में भी एक क्लू है, बी के बाद क्या आता है अल्फाबेट में ABCD, उसमें बी के बाद सी आता है, तो बी सी चंडीगढ़। सी के बाद क्या आता है डी दमन एंड दीव। उसके बाद सी में आ जाइए, जितने राज्य इनको छोड़कर बच गए 10 राज्यों को, वो सब सी में आते हैं। ज्यादातर सदर्न एरिया है इसमें, और वो उधर पूर्वांचल एरिया है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी, इसमें यूनियन टेरिटरी में इनको छोड़कर जितनी भी बच गई वो पांडिचेरी और लक्षद्वीप। अभी जो लेटेस्ट बनी है उसमें नहीं है, जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सी में यूनियन टेरिटरी क्या होगी, पांडिचेरी और लक्षद्वीप, ये हो गए। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ज्यादातर इसमें क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको बताता हूं कि अंडमान निकोबार केंद्रीय शासित प्रदेश राजभाषा के वर्गीकृत क्षेत्रों में से किस में आता है। अंडमान निकोबार का बहुत बार आता है, तो ध्यान रखना है ए से ए। दूसरा इसमें आता है ये महाराष्ट्र या गुजरात में से, तो महाराष्ट्र और गुजरात बी। अब ये राज्य बचने के बाद जो बच गए साउथ के, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, जो भी बच गए वो सब इसमें आते हैं सी में। अभी एक मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जो मैंने एनालिसिस किया है, मैं किसी अपने एनालिसिस के आधार पे बता रहा हूँ, किसी के कहने से नहीं बता रहा। आप जिस जोन में हैं, मान लो कोई वेस्टर्न जोन में है, जो रेलवे के 18 जोन है, जिस जोन में आप हैं, जो जोन आपके इन क्षेत्रों के अनुसार पड़ता है, डिपार्टमेंटली क्वेश्चन में ज्यादातर उसी जोन का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस जोन में हैं आप। अब आप मान लो वेस्टर्न में है, सपोज करो वेस्टर्न रेलवे में, पश्चिम रेलवे में है, तो डिपार्टमेंटली एग्जाम में ज्यादातर पश्चिम रेलवे का जो क्षेत्र होगा ना उसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मान लो आप नॉर्दर्न रेलवे में है, नॉर्दर्न में, उत्तर रेलवे में है, तो आपको उत्तर रेलवे का ही क्वेश्चन इसमें लैंग्वेज बेस पूछा जाएगा। अगर आप और सदर्न में है तो सदर्न बेस क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा आप जिस जोन में नौकरी कर रहे हैं, जिस रेलवे में आप हैं, उस रेलवे का जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए क्या है। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान पद हैं वो किस किस को दिए गए हैं, कौन कौन से पद दिए गए हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में हमारा राजभाषा आता है। एक क्वेश्चन इसमें आता है, केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन कौन है। जो सेंट्रल हिंदी कमेटी है अपनी, उसके चेयरमैन कौन है। केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन कौन है, तो उसके कौन है, PM, प्रधानमंत्री। कई बार कुछ नाम भी पूछ लेता है, केंद्रीय हिंदी केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन कौन है, तो जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, प्रधानमंत्री वही रहेंगे। तो अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी हैं, तो आप उनका नाम दे दीजिएगा, वरना ऐसे पद पूछे तो प्रधानमंत्री। उसके बाद जो केंद्रीय हिंदी समिति है, जो सेंट्रल हिंदी कमेटी है, वो किसके अंडर में आती है, मतलब कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है। बहुत से मंत्रालय हमारे पास, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस टाइप में। तो किस मंत्रालय के अंडर में आती है, तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है केंद्रीय हिंदी समिति। हमारी जो राजभाषा है ये
सेंटर का मुद्दा है, कोई स्टेट से इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो भी होगा वो सेंट्रल यूज होगा। इसके लिए सब जो यूज होगा वो सेंट्रल ही होगा। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें मान लो आपको कोई डाउट भी लगे और किसी में केंद्र सरकार का ऑप्शन हो तो इसका आंसर केंद्र सरकार ही होगा। आपको ये ध्यान रखना है, केंद्र सरकार का ऑप्शन राज्य सरकार या और सरकार, तो इसमें केंद्र सरकार ये सेंटर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, स्टेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सेंट्रल केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वही रहेंगे। इसकी एनुअल प्रोग्राम, अब ये समिति है किसके अंडर में आती है? इनके किस मंत्रालय के अंडर में इनका कौन है बॉस? तो वो है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो उसका एनुअल प्रोग्राम कौन जारी करेगा? एनुअल प्रोग्राम भी गृह मंत्रालय ही यूज करेगा, वही इसका जारी करेगा। किस मंत्रालय के अंदर रहता है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद एक कमेटी भी बनाई जाती है, एक कमेटी जो हिंदी की प्रोग्रेस देखती है एक पर्टिकुलर मंत्रालय में रहकर कि हिंदी की क्या प्रोग्रेस चल रही है। जो प्रोग्रेस देखती है जो कमेटी वो है हिंदी सलाहकार समिति। हिंदी सलाहकार समिति ये एक कमेटी बनाई है जो हिंदी की प्रोग्रेस को रिव्यू करती है। उसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूछ लेता है राजभाषा नियम कब पारित हुआ था, तो आपने बोल दिया 1976 में। कई बार यही पूछ लेता है कि OLIC, एब्रीविएशन भी पूछ लेता है कि OLIC को विस्तृत करें, संक्षिप्त रूप दे देता है, बोलता है उसको विस्तृत करें, तो एब्रीविएशन हो गई OLIC। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ये आपको याद रखना, ये भी पूछ लेता है। ये प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन कौन है? ऑप्शन में दे देगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, और एक और ऑप्शन दे, इनमें से कोई नहीं है, जो भी है तो आपको प्रधानमंत्री पे टिक करना है। और ये किसके अंडर में रहता है केंद्रीय समिति? ये गृह मंत्रालय के अंडर में रहता है। तो इसी में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गृह मंत्रालय तो इसका भी गृह मंत्री होगा। ऐसा नहीं करना है आपको, गृह मंत्रालय के ये अंडर में आती है और इसके चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री रहते हैं। इसका जो एनुअल प्रोग्राम है, पूरे साल का प्रोग्राम भी अपने गृह मंत्रालय देखता है, उसमें गृह मंत्रालय में पद दे रखे हैं मिनिस्ट्री ने, वो इसको रिव्यू करते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन हर डिपार्टमेंटली, रेलवे के हर डिपार्टमेंटली एग्जाम में आएगा, वो भले किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। आप देख लेना, आप रिव्यू कर सकते हो इस चीज का, और आप अभी जो भी एग्जाम दोगे उसमें भी 100% आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। और बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा सा लोग खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, जो एम्प्लॉय है वो खुद ही कंफ्यूज रहता है। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है कि राजभाषा संसदीय कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? जो हमारी राजभाषा पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? राजभाषा संसदीय कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? जो पार्लियामेंट्री संसदीय कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स रहते हैं? तो उसमें टोटल मेंबर्स रहते हैं 30 मेंबर, याद रखो आप, 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर्स रहते हैं? 30। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल बनाने के लिए डिपार्टमेंट क्या करता है, अलग, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है, आपको पता है संसदीय कमेटी है, तो संसद में क्या क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा, दो ही रहते हैं उसके। तो पूछ लेता है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। पूछ लेता है कि संसदीय जो कमेटी है उसमें लोकसभा के कितने सदस्य रहते हैं, तो लोकसभा जो बड़ी है तो उसके 20 सदस्य रहते हैं, ठीक है। राज्यसभा के कितने सदस्य रहते हैं, तो उसके कितने सदस्य रहते हैं? 10। दोनों को मिला के 20, 10, 30, टोटल 30 ही हुए ना। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ लेता है संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, तो 30। अगर लोकसभा को पूछे, जो बिगर हाउस होता है लोकसभा, तो लोकसभा के कितने रहते हैं? 20। और राज्यसभा के पूछे तो राज्यसभा के कितने रहते हैं? 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। या तो ये पूछ लेगा टोटल कितने मेंबर्स है, या इन दोनों जो अपने हाउस है उनमें से पूछ लेगा कि लोकसभा बिगर हाउस है, बड़ा है, तो उसके 20 सदस्य रहते हैं। राज्यसभा छोटा है, लोअर हाउस है, तो उसके कितने रहते हैं? 10। तो टोटल तो 30 है ना, 20 + 10 30। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। 1 नंबर आपका इस
एक छोटे से क्वेश्चन से पक्का समझो आप। और मेरिट में 1 नंबर भी कितना इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों को पता है। और डिपार्टमेंटली एग्जाम में तो वैसे ही पॉइंट नंबर के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो OLIC, ये मैंने आपको बताया था एक एब्रीविएशन है, इसी के बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ये हो गया। अब ये कमेटी जो बनाई गई है वो रेलवे में या जोन के हिसाब से अलग अलग बनाई गई है, तो उसके कोई चेयरमैन भी होगा। कोई भी चीज होती है बॉस तो उसका होता ही होता है। आप देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये तो एब्रीविएशन तो हो गई, वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिया था। अब चेयरमैन ऑफ डिवीजन लेवल, जो डिवीजन है उस लेवल पे OLIC, इस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, हेड कौन होता है। अब डिवीजन में अपना बॉस कौन होता है, DRM साहब रहते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM साहब रहते हैं। तो कौन होगा, OLIC का भी कौन होगा चेयरमैन, DRM साहब रहेंगे। अब जोन लेवल पे अपना जो बॉस है वो कौन रहता है, रेलवे में जोन में GM साहब रहते हैं। तो जोन का क्यों पूछे आपको कि OLIC का चेयरमैन जोन लेवल पे कौन होता है, तो वो कौन होता है, GM साहब रहते हैं। डिवीजन लेवल पूछे तो DRM, जोन का बॉस GM होता है, तो इसमें OLIC का भी चेयरमैन कौन रहेगा, GM। अब ये दोनों तो हो गए एक इजी टाइप क्वेश्चन, क्योंकि सबको पता है। किसी को नहीं भी पता वो भी यही तुक्का मारेगा। मान लो तुक्का भी मारना हो कि डिवीजन में तो सबसे बड़ा कौन रहता है, DRM, तो DRM का मार देगा। जोन का कौन रहता है, GM। अब जो पेपर सेट करने वाला है उसको ये निकालने के लिए कि पढ़ा हुआ है नहीं, वो तीसरा ये क्वेश्चन डाल देगा कि जो टाउन है, जो कस्बे हैं या मेजर सिटी के बड़े मेजर सिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेजर सिटियां हैं, उनमें OLIC का चेयरमैन कौन रहता है। क्योंकि सब जगह तो DRM साहब नहीं रहते ना, DRM रेलवे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके चलती है। तो जो मेजर सिटी रहती हैं उनमें भी इनके चेयरमैन रहते हैं। तो मेजर सिटी टाउन में OLIC का चेयरमैन कौन होता है, तो वो रहता है सीनियर मोस्ट ऑफिसर। उस सिटी में जो सिटी है उस सिटी का सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर वो रहेगा, भले वो LIC का हो और पुलिस का हो, बैंक का हो, किसी का भी हो सकता है। सीनियर मोस्ट ऑफिसर रहेगा, वही उसका टाउन का चेयरमैन रहेगा। इसके बाद इसकी मीटिंग, OLIC की मीटिंग कितने दिन में होती है, कितने साल में होती है, कितने महीने में, एक बार OLIC की मीटिंग होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की। इसका एक पार्ट टाइम क्लर्क भी रखा जाता है, उसके लिए कोई अलग से क्लर्क नहीं, मतलब कोई पोस्ट नहीं होती। जो वर्किंग एम्प्लॉय होता है ना, उसी को एक ये जिम्मेवारी दे दी जाती है, जो पार्ट टाइम क्लर्क के रूप में बोला जाता है। उसको 300 रुपए पर मंथ दिया जाता है। जो OLIC कमेटी के लिए पार्ट टाइम क्लर्क रखा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है बहुत बार, उसको कितना पैसा दिया जाता है, तो इसको 300 रुपए पर मंथ। उसके बाद जब मीटिंग होती है तो एक्सपेंसेस भी होते हैं, खर्चा होता है, सब लोग जुड़ते हैं तो कुछ चाय नाश्ता तो करना पड़ता है ना। तो उस चाय नाश्ते के लिए 30 रुपए पर मेंबर, 300 और 30, बस यही ध्यान रखना है। जब क्लर्क का पूछे तो 300 रुपए और एक्सपेंशन पर हेड खर्चा पूछे तो 30 रुपए एक आदमी के लिए। उसके बाद जो पीरियोडिसिटी रहती है, OLIC कमेटी के जो मेंबर्स आते हैं वो स्टेशन या ऑफिस में कितने साल में कितने टाइम पीरियड के बाद आते हैं, उनका पीरियड क्या रहता है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। 3 साल में एक बार, वंस इन 3 ईयर, 3 साल में एक बार। वैसे तो ये ऑफिशियल है, जो हमारे ग्रुप बी के जो ऑफिसर पोस्ट के एग्जाम होते हैं उनका क्वेश्चन है कि क्योंकि ज्यादातर वही लोग स्टेशन ऑफिस पर काम करते हैं, वही रहते हैं, उन्हीं के सामने ये मीटिंग रिव्यू लेती है। तो पीरियोडिसिटी एट स्टेशन एंड ऑफिस 3 साल में एक बार, मतलब वंस इन 3 इयर्स। अब वो टाउन और ऑफिसर जो OLIC में जो टाउन है, OLIC कमेटी का जो चेयरमैन होता है टाउन पर, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, वो कब मीटिंग लेते हैं, वो 6 महीने में एक बार। मीन साल में कितनी बार हुई, 2 बार। यही उसमें छोटा सा एक पॉइंट रह गया था, बट आता है किसी ना किसी का चेयरमैन जरूर पूछा जाता है। जैसे कि चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, पहला, पर ये ध्यान रखना यूज होगा पहला ही, ओनली पहला।
पहला ऑफिशियल लैंग्वेज जब कमीशन बना था उसका पहला चेयरमैन कौन था? उसके चेयरमैन थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। ज्यादातर ये शॉर्ट फॉर्म का यूज करता है, बीजी खेर, बीजी खेर। अगर वो विस्तृत पूछे एक्सप्लेनेशन तो बाल गंगाधर खेर नाम था उनका, जो पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के चेयरमैन थे। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, कमीशन के चेयरमैन कौन थे? बीजी खेर ये थे। उसके बाद चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल कमेटी, ये था कमीशन, कमीशन के चेयरमैन थे बीजी खेर। ये है कमेटी, कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पहली जो अपनी कमेटी हुई थी ऑफिशियल लैंग्वेज की, राजभाषा की, आधिकारिक भाषा की जो कमेटी हुई थी, उसके थे गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। इसका पूरा नाम दिया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में ज्यादातर यही नाम दिया जाता है। और ये क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आता है कि पहले जो ऑफिशियल आधिकारिक भाषा का कमीशन बना था उसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो उसके बीजी खेर थे। और ज्यादातर पूरे नाम का यूज नहीं होता है, इसी शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है, बीजी खेर। अगर कमेटी का पूछे, पहली जो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर कमेटी बनी थी तो उसके थे गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी, पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी थी उसके, ये थी ऑफिशियल लैंग्वेज की कमेटी। उसके बाद संसदीय कमेटी भी बनी थी इसकी लैंग्वेज के ऊपर, उसके चेयरमैन कौन थे? उसके थे उस समय के, जब ये कमेटी बनी थी संसदीय, उस समय के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर थे हमारे ओम मेहता जी। तो ओम मेहता उस कमेटी के चेयरमैन थे। जब संसदीय कमेटी बनी थी, जब उस समय के टाइम, तो उसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो जब ये कमेटी बनी थी उस समय अपने चेयरमैन थे उस समय के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री ओम मेहता जी। उसके बाद पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति, जो रेलवे की पहली हिंदी सलाहकार समिति बनी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे ललित नारायण मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा जी थे। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो ज्यादातर रेलवे से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पहली बार रेलवे बजट का हिंदी में ट्रांसलेट कब किया गया, कि रेलवे बजट हिंदी में पहली बार कब आया? तो वो आया था 1956 में, 1956 में। और किसके द्वारा? उस समय कौन थे रेल मंत्री? उस समय रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1956 में पहली बार रेलवे बजट हिंदी में आया था और उस समय हमारे रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ये बस आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर तो यही पूछता है कि एक तो ये कमीशन का, कमीशन के चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरमैन कौन थे? तो बीजी खेर थे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। एक ज्यादातर ये पूछ लेता है कि रेलवे बजट हिंदी में पहली बार कब हुआ था। ये तो वैसे भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हमें वैसे भी आना चाहिए कि 1956 में। और उस समय रेल मंत्री कौन थे? हमारे रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन उस समय जो हमारे होम मिनिस्टर थे ओम मेहता जी, ये थे। ज्यादातर ये बीजी खेर और गृह मंत्री ओम मेहता जी का क्वेश्चन, और एक ये रेलवे बजट, ये तो जीके टाइप क्वेश्चन हो गया। ये इन तीनों क्वेश्चन को ज्यादातर पूछा जाता है। सबसे ज्यादा ये बीजी खेर वाला बाल गंगाधर खेर जो हमारे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के चेयरमैन थे। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन, गिफ्ट, अवार्ड दिए जाते हैं। तो रेलवे ने भी राजभाषा को बढ़ाने के लिए कुछ इंसेंटिव, प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। देखिए इसमें क्या होता है। अब इंसेंटिव जो दिए जाते हैं, प्रोत्साहन राशि या जो भी दिए जाते हैं, वो 3 टाइप से दिए जाते हैं। या तो कैश दिया जाएगा आपको, या लमसम मानदेय राशि दी जाएगी, या पर्सनल पे आपको तुरंत पे कर दिया जाएगा, पर्सनल पे या लमसम मानदेय राशि, या आपको कैश दिया जाएगा। अब कैश अवार्ड, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया। एक तो इंसेंटिव का हो गया, प्रोत्साहन राशि दी जाती है, किस किस टाइप से दी जाती है? तो कैश, लमसम और पर्सनल पे। एक इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैश अवार्ड फॉर टाइप राइटिंग एग्जाम, उसमें कैश अवार्ड दिया जाता है टाइप राइटिंग एग्जाम, जो हिंदी में टाइप राइटिंग का एग्जाम होता है, उसमें स्कोर क्या होना चाहिए? तो उसका जो टाइपिंग स्कोर है वो 90% एंड अबोव होना चाहिए। दूसरा कैश अवार्ड दिया जाता है स्टेनोग्राफी एग्जाम में। स्टेनोग्राफी एग्जाम होता है, उसमें हिंदी में जो स्टेनोग्राफी होता है उसका भी कैश अवार्ड दिया जाता है। उसमें स्कोर क्या होना चाहिए? उसमें स्कोर 88% एंड अबोव होना चाहिए। उसके बाद अब इसमें भी
कैश अवार्ड जो दिया जाता है वो 2400, 1600, किसी में 800, किसी में 3000 और अलग अलग स्लैब बनाए हुए हैं कि इतने परसेंट से इतने परसेंट के बीच। ये हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, इतना थोरोली नहीं जाएंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। इसमें क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा हिंदी में प्रोत्साहन राशि किस प्रकार से दी जाती है। तो ये 3 टाइप से दी जाती है। ऑप्शन में मिलेगा कैश, लमसम, पर्सनल पे और ऑल अबव, तो ऑल अबव हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कई बार कि टाइप राइटिंग हिंदी में कैश अवार्ड के रूप में कितना स्कोर होना चाहिए, तो 90% एंड अबव। और जो स्टेनोग्राफी है उसमें कितना स्कोर होना चाहिए, तो 88% एंड अबव। चलिए अवार्ड्स के क्वेश्चन भी रेलवे में आते हैं। अब टाइम टू टाइम रेलवे अवार्ड भी देती है। अब किस टाइप से देती है, कौन कौन से देती है वो देखिए। जो इंपॉर्टेंट है वो हिंदी में लिखने पर, राइटिंग इन हिंदी में लिखने पर ओनली, क्योंकि राजभाषा से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो सब हिंदी का यूज होगा इसमें। टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट, रेलवे के किसी सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट पर हिंदी में लिखने पर लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार दिया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पर लिखने पर। उसके बाद पोइट्री बुक, कविता की बुक लिखने पर क्या दिया जाएगा, मैथिली शरण गुप्ता पुरस्कार, मैथिली शरण पोइट्री के में। अब नॉवल एंड स्टोरी बुक, कहानियां लिखने पर कौन सा दिया जाएगा, जैसे प्रेमचंद जी प्रसिद्ध है कहानियां लिखने के लिए, तो कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, प्रेमचंद पुरस्कार। ये तीनों में से एक क्वेश्चन अवार्ड का अगर आपके एग्जाम में आता है तो इन तीनों में से आएगा। इन 3 से बाहर अवार्ड का क्वेश्चन नहीं आएगा। रेलवे टेक्निकल पे लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, पोइट्री कविता पर मैथिली शरण गुप्ता और नॉवल स्टोरी कहानियां लिखने पर प्रेमचंद जी का पुरस्कार। उसके बाद जोनल रेलवे, जो अपना जोनल रेलवे या कोई बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है उसके लिए बेस्ट रिकॉर्ड हिंदी का यूज करने के लिए या हिंदी का बढ़ावा प्रचार प्रसार करने के लिए जोन लेवल या प्रोडक्शन बड़ी प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे अपने जहाँ पे कोचीज वगैरह बनते हैं, रेलवे फैक्ट्रियां हैं, उनका बेस्ट रिकॉर्ड ABC किसी भी जोन में हो तो उनको दिया जाएगा रेलवे मिनिस्टर राजभाषा शील्ड एंड ट्रॉफी, रेलवे मिनिस्टर राजभाषा शील्ड एंड ट्रॉफी। अब इनमें भी कुछ राशियां बताई गई है, जैसे 15,000, 7,500, किसी में 9,000, 6,000, वो अलग अलग दी गई है। अगर आपको डीपली और थोरोली पढ़ना है तो मैं आपको मेरे पास कुछ 700-800 क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक PDF है, वो मैं शेयर कर दूंगा। बाकी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कई बार एक कोर्सेज का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ज्यादातर पूछा नहीं जाता है पर कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। एक हिंदी कोर्सेज करवाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, हिंदी कोर्सेज करवाए जाते हैं। पूछ लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हिंदी के कितने कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो कितने कोर्सेज करवाए जाते हैं, टोटल 4 कोर्सेज करवाए जाते हैं। 4 कोर्सेज। उन कोर्सेज में भी कई बार नाम पूछ लेता है, तो पहला है प्रबोध, दूसरा परवीन, तीसरा प्रज्ञा, चौथा प्रगंत। ये 4 कोर्सेज करवाए जाते हैं। जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनको हिंदी के 4 कोर्सेज करवाए जाते हैं, प्रबोध, परवीन, प्रज्ञा, प्रगंत। इसमें यह ध्यान रखना पहला कोर्स कौन सा रहता है, एलिमेंट्री जो इनिशियल कोर्स रहता है वो रहता है प्रबोध, और जो लास्ट रहता है, लास्ट कोर्स जो फाइनल कोर्स रहता है वो कौन सा रहता है, वो रहता है प्रज्ञा फाइनल कोर्स रहता है, और जो स्टार्टिंग फर्स्ट एलिमेंट्री कोर्स रहता है वो रहता है प्रबोध। ये पूछ लेता है, नाम और नंबरिंग पूछता है। एक बार किसी पेपर में मैंने इसको देखा था, पूछा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हिंदी के कितने कोर्सेज करवाए जाते हैं, उसको 4 कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये और नंबरिंग में पूछे तो 4। ये कई बार ये पूछ लेता है कौन कौन सा करवाया जाता है, तो ये 4 हैं, प्रबोध, परवीन, प्रज्ञा और प्रगंत। इनमें भी बहुत से अवार्ड देते हैं या कुछ कैश प्राइजेस देते हैं, 2400, 1600, 800। उसके इतना डीपली नहीं जाएंगे, अगर उतना डीपली जाएंगे तो हम उन सब में कंफ्यूज हो जाएंगे और वो क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा जाता था इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, 1 लाइनर, वो मैंने बता दिया आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आज के हिंदी राजभाषा का लास्ट क्वेश्चन।
ये है यूज ऑफ हिंदी, हिंदी के यूज के बारे में। जैसे अपने बोर्ड्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सर्कुलर होते हैं, वो किस किस लैंग्वेज में उसका यूज किया जाए एज पर रूल के हिसाब से। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन इस पर से जरूर आएगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसका मैं पहले मोटा मोटा बताता हूँ। अगर कोई चीज आप पब्लिक के लिए यूज कर रहे हो, जनरल पब्लिक के लिए यूज कर रहे हो, तो वो ज्यादातर 3 भाषाओं में यूज होगा, 3 लैंग्वेज में। एक रीजनल, सबसे पहले रीजनल, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। और ज्यादातर जो हम ऑफिशियल के लिए यूज करते हैं, अपने ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करते हैं, उसमें 2 भाषाओं का यूज होगा, द्विभाषा, हिंदी और इंग्लिश। चलिए, आज ये राजभाषा का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें क्या है, यूज ऑफ हिंदी, हिंदी का कैसे यूज होता है और किस किस भाषाओं का हिंदी के साथ यूज होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। एक बात मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जो चीज पब्लिक के लिए यूज होगी ना, वो ज्यादातर 3 भाषाओं में यूज होगी, ज्यादातर 3 भाषाओं में। पहला रीजनल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। और जो ज्यादातर रेलवे वर्क के लिए यूज होगी, अपने पर्सनल के लिए यूज होगी, वो ज्यादातर 2 भाषाओं में होगी, हिंदी और इंग्लिश। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले, ऑल टाइप ऑफ जनरल ऑर्डर्स, किसी भी टाइप के जनरल ऑर्डर्स, मेमोरेंडम, सर्कुलर जो रेलवे के टाइम टू टाइम आते हैं, ऑफिस ऑर्डर्स, टेंडर्स, रेलवे के टेंडर, एडवर्टाइजमेंट और सभी प्रकार के ऑर्डर्स द्विभाषा मीन्स 2 भाषाओं में होंगे, हिंदी या इंग्लिश। ये 2 ही भाषाओं का यूज होगा इसमें, हिंदी और इंग्लिश, एक भाषा का यूज नहीं होगा। इसमें पूछ सकता है कि रेलवे के सर्कुलर किस भाषा में आते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों, और रीजनल लैंग्वेज। तो आपको करना है हिंदी और इंग्लिश, बोथ, दोनों लैंग्वेज का यूज होगा। उसके बाद ऑफिस, स्टेशन नेम बोर्ड, ऑफिस और स्टेशन के नेम बोर्ड, साइन बोर्ड, साइन बोर्ड जो संकेत दिखाते हैं, और डेजिग्नेशन बोर्ड, डेजिग्नेशन फॉर पब्लिक, यूज फॉर पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए, अपने लिए नहीं, पर्सनल ऑफिस एम्प्लॉय के लिए नहीं, फॉर पब्लिक ऑफिस स्टेशन नेम, स्टेशन नेम का बोर्ड, स्टेशन का बोर्ड, साइन बोर्ड, पब्लिक के लिए साइन बोर्ड कि किस दिशा में जाना है, या कहाँ स्टेयर्स पे जाना है, या लिफ्ट की तरफ जाना है, या डेजिग्नेशन बोर्ड कि पद का नाम किस में होगा, ये होगा त्रिभाषा में, मतलब 3 भाषाओं में। सबसे पहले रीजनल, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। इसका सीरीज भी ध्यान रखना है। सबसे पहले रीजनल, क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद हमारी हिंदी, फिर सबसे लास्ट में इंग्लिश। कई बार ये भी पूछ लेता है कि सीरियल क्या है, सीरीज क्या रहेगी। तो सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। ये है पब्लिक के लिए, कि पब्लिक के लिए आपने भी बहुत जगह पे देखा होगा, आप स्टेशनों पे जाते होंगे, ट्रेवल करते हो, घूमने जाते हो, तो आपने देखा होगा स्टेशनों पे नाम। तो सबसे पहले स्टेशन पर उसी भाषा में जिसका वो एरिया है, मान लो गुजराती है तो गुजराती में लिखा रहेगा। अगर आप साउथ में गए तो साउथ लैंग्वेज में सबसे ऊपर लिखा रहेगा, जो हमारे समझ में नहीं आएगी, जो साउथ के आदमी नहीं है। उसके बाद हिंदी में रहेगा, तो जो हिंदी वाला आदमी हो हिंदी में समझ लेगा, और सबसे लास्ट में इंग्लिश में होगा। बोर्ड्स जो रहते हैं वो सभी इसी टाइप से बनते हैं। उसके बाद स्टेशन अनाउंसमेंट, आपने देखा होगा, आप ट्रेन स्टेशनों पे जाते हो तो स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, फलाना गाड़ी, मतलब जो भी गाड़ी XYZ प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 या जिस पर भी आ रही है, ये आप ध्यान दें। तो उसमें भी एक ध्यान रखने की बात है, उसका क्वेश्चन आएगा, स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है या कुछ भी अबनॉर्मलिटी हो जाती है, उसका अनाउंसमेंट होता है, तो किस टाइप से होता है, तो वो भी त्रिभाषा, 3 भाषाओं में होता है। सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद हिंदी और उसके बाद इंग्लिश। सीरीज यही रहेगी, पहले क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। जब स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है तो आप देखना, आप जिस भी एरिया में जाएंगे ना, सबसे पहले उस एरिया की जो भाषा है उसका यूज होगा, क्षेत्रीय भाषा। ये नहीं हो देसी टाइप, ये नहीं बोला, क्षेत्रीय भाषा जो होती है उसका यूज होगा। उसके बाद हिंदी, उसके सबसे लास्ट में इंग्लिश। ये कन्विंस के हिसाब से है। उसके बाद रूफ बोर्ड ऑफ कोचेज, जो कोच होते हैं हमारे ट्रेन के, स्लीपर एसी, उनके जो बोर्ड्स होते हैं उन पर भी नाम कैसे लिखा जाएगा, उनका नाम भी किस भाषा में रहेगा, तो उनका भी त्रिभाषा में रहेगा, तीनों भाषाओं में रहेगा, रीजनल लैंग्वेज में,
हिंदी में और उसके बाद इंग्लिश में, सीरियल यही रहेगा। उसके बाद ये स्टेशन अनाउंसमेंट होता है और जो डिस्प्ले पे भी दिखाते रहते हैं, आप स्टेशनों पे डिस्प्ले लगी रहती है ना कि ये गाड़ी इतने नंबर पे आएगी, उसका भी यही सेम सिस्टम है। पहले रीजनल पे आएगा, वो चलता रहता है ऑटोमेटिक, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उनमें जो गैप रहता है या जो लिखा जाता है वो क्या रहता है, वो इक्वल प्रोपोर्शनल रहता है या इक्वल, आप ये मान लो इक्वल एरिया रहता है। मान लो एक आप रूफ बोर्ड को एक लिखा है मान लो 2 इंच का रीजनल लैंग्वेज में, तो हिंदी भी 2 इंच का ही रहेगा, उसके बाद इंग्लिश भी 2 इंच, मतलब सेम साइज रहेगा, सेम एरिया में रहेगा। ये बात भी ध्यान रखने की है। उसके बाद है हमारे जो ऑफिस में यूज होते हैं, रेलवे के ऑफिशियल हैं, रेलवे के, पब्लिक के लिए नहीं है ये, रेलवे के लिए फाइल, रेलवे की फाइल, रजिस्टर और स्टाम्प जो मोहर रहती है वो 2 भाषाओं में रहती है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें भी ध्यान रखता है हिंदी पहले रहती है। आप जो रेलवे एम्प्लॉय है उनको पता भी होगा, जब आप मोहर लगाते हो तो ऊपर हिंदी में आता है और नीचे इंग्लिश में। जैसे मान लो स्टेशन आपने स्टेशन मैनेजर की है तो आपने देखा होगा ऊपर लिखा रहता है स्टेशन अधीक्षक या जो भी स्टेशन राजकोट जंक्शन, फिर नीचे रहेगा स्टेशन सुपरिटेंडेंट इंग्लिश में राजकोट जंक्शन। तो पहले हिंदी को ही सर्वोपरि रखा गया, आप ये मान के चलिए। द्विभाषा का यूज होगा मोहर में या अपने ऑफिशियल जो वर्क है उनके लिए, फाइल या रजिस्टर के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट व्हीकल है, अपने जो गवर्नमेंट व्हीकल है, सरकारी जो वाहन है, वॉल्स हैं, उनके फर्नीचर है, जो भी है उन पर भी द्विभाषा का यूज किया गया है, हिंदी और इंग्लिश का। इसका मोटा मोटा ये है, ज्यादातर हिंदी और इंग्लिश का यूज किया गया है जो चीज पब्लिक से जुड़ी हुई नहीं है, और जो चीज पब्लिक से जुड़ी हुई है उसमें 3 भाषाओं का यूज किया गया है। पब्लिक से कौन सी चीज जुड़ी हुई है, जैसे रेलवे में अनाउंसमेंट होता है, स्टेशनों पर अनाउंस, या रेलवे बोर्ड्स होते हैं, साइंस होते हैं, संकेत होते हैं, या रेलवे के जो बोर्ड होते हैं, किसी को पता चलना चाहिए क्या लिखा है, वहां पे 3 भाषाओं का यूज, 3 भाषाओं का रीजनल लैंग्वेज उसमें ऐड हो जाती है, क्षेत्रीय भाषा। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि स्टेशन पर अनाउंसमेंट किसमें होता है, तो इसमें रीजनल हिंदी और अंग्रेजी, या रूफ बोर्ड, कोच, जो कोच पे रूफ बोर्ड लगे रहते हैं, जो बोर्ड लगे रहते हैं वो किस भाषा में लिखे, जैसे गाड़ी का नाम लिखा रहता है आश्रम एक्सप्रेस, तो आपने देखा होगा पहले आश्रम उसमें लिखा रहेगा रीजनल लैंग्वेज में जो गुजराती है उसमें, उसके बाद किस में लिखा रहेगा, हिंदी में, और सबसे लास्ट में इंग्लिश में। और जो ये हमारी फाइल्स, ऑफिस स्टाम्प, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये तो कोई नहीं पूछता, फिर भी आपको पता होना चाहिए ये द्विभाषा में यूज होता है। इसी के साथ मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो फिनिश करता हूं। मैंने अपने जो रेलवे के जो एग्जाम हैं उनका एनालिसिस करके अपने हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, और मैं ये आप लोगों से दावा करता हूं कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें से जरूर आएंगे, और हो सकता है 10 के 10 भी आ जाएं। अब किसी को डाउट हो कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसमें से नहीं आए, क्योंकि सब लोग थोड़ी ना मान लेंगे। अगर किसी को डाउट हो कि नहीं आएंगे या कोई हेल्प चाहता हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं एक पीडीएफ आप लोगों के पास डाउनलोड करके या मेरे पास जो है वो भेज दूंगा, जिसमें 300 के समथिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों। और अगर किसी को और ही थोरोली पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, वैसे तो रेलवे एम्प्लॉयज के पास इतना टाइम नहीं रहता, फिर भी किसी का इंटरेस्ट हो तो मेरे पास इसकी फुल बुक भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। आप कमेंट में या तो मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर या अपना जो भी लिंक है वो भेज दीजिए, वरना मैं अपनी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उससे आप पढ़ सकते हो। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, जिससे मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी दे सकूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।